sectors of Indian economy. Our chapter number 2 is that is the sectors of Indian economy. In sectors in this chapter simply हम क्या डिस्कस करेंगे? We will discuss कि हमारी जो country है, हमारी जो Indian economy है, whatever the activities are taken into the consideration for earning money, जो भी काम किया जाता है ओवरऑल इकोनॉमी में, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट कि ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो कितने सेक्टर्स में डिवाइड हो सकती है. द सिंपली वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके, द फर्स्ट वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी. द क्वेश्चन अराइज. सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको कुछ बेसिक्स समझाती हूँ. एवरी ह्यूमन बीइंग हैव सम नीड्स एंड वांट्स. हर ह्यूमन बीइंग की क्या होती है? कुछ बेसिक नीड्स एंड वांट्स होती हैं. एज लाइक यू कैन सी कि आपकी कुछ अपनी बेसिक नीड्स एंड वांट्स हैं. आप उन्हें फुलफिल कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ यूसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कि चीजों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे परचेज करेंगे. मीन्स हाउ यू कैन गेट दैट. आप उन्हें क्या करते हैं? परचेज कर सकते हैं. हाउ यू कैन परचेज दैट? यू कैन परचेज दैट विद द हेल्प ऑफ मनी, राइट? तो मनी, अब मनी जो है दैट कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम एनीवेयर. यू जस्ट हैव टू अर्न इट. आपको क्या करना पड़ता है? अर्निंग करनी पड़ती है उसकी. सो सिंपली हियर, in order to earn money, the human being can get involved in doing some kind of work. कि मनी अर्न करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करता है? कुछ काम करने में इन्वॉल्व होता है. Not always for earning money, we can also include it in the activities. कि जरूरी नहीं है सिर्फ मनी अर्न करने के लिए हम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, हम अनदर रीजंस के लिए भी होते हैं. जैसे कि everyone of us is a consumer. हम सभी क्या है? एक कंज्यूमर है. अब हम मनी अर्न करने के लिए कंज्यूम नहीं कर रहे, हम अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम कर रहे हैं. एक मदर है, वो फूड प्रिपेयर कर रही है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए. शी इज नॉट डूइंग दीज वर्क फॉर अर्निंग मनी. सो दैट एवरी पीपल इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज. कि हर एक पर्सन क्या है? वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. एंड दैट एक्टिविटी कैन बी ऑफ टू काइंड्स. कि वो एक्टिविटी क्या हो सकती है? दो तरीके की हो सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं दैट आर मेनली डन विद ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स. कि प्रॉफिट अर्न करने या मनी अर्न करने के मोटिव से जो एक्टिविटीज की जाती हैं दैट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और जो मनी अर्न करने के मोटिव से नहीं की जाती दैट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, like we can say here, human activities which are mainly connected with the production, distribution and consumption of goods and services are called economic activity. And generally these are monetarily rewarded. कि इनके बदले में हमें क्या मिलता है? मनी रिसीव होती है. In this slide you can see very well, one of the person is involved in agriculture work. Second one is doing some work with machinery. Third one, a teacher is teaching to her students. तो देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए. जो फर्स्ट वन आपकी एक्टिविटी है दैट इज मेनली रिलेटेड टू द नेचर. नेचर से डायरेक्टली रिलेट कर रही है वो, राइट? सेकेंड वन एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स. कि उसमें क्या किया जा रहा है? कुछ प्रोसेस करके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में चीजों को कन्वर्ट किया जा रहा है. और थर्ड वन में क्या हो रहा है? अ टीचर इज टीचिंग टू हर स्टूडेंट्स. तो वहां पर वो कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही है, वो नेचर से भी कुछ नहीं है, वो अपने नॉलेज, अपनी स्किल्स को शेयर कर रही है विद द अनदर पीपल. सो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज वी कैन शेयर, we can divide the sectors into 3 terms. What are that? On the basis of nature of economic activity, an economy can be classified into 3 sectors. What are that? The primary sector, secondary sector and tertiary sector.
You know very well the meaning of primary, secondary and tertiary also already, but I will tell you again about it. Okay, so the initial point, on the basis of economic activity, nature of economic activity, the economy can be classified into three parts, that is the primary sector, secondary sector and tertiary sector. So initially हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? We will discuss about primary sector. So primary sector, this is the prime one sector, सबसे पहला sector है ये प्राइमरी, द फर्स्ट वन सेक्टर, जो मेनली किससे रिलेट होता है? नेचर से, डायरेक्टली नेचर से रिलेट होता है. तो हेयर सिंपली वी कैन से ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज which use natural resources and produce natural goods from natural processes through together form the primary sector. It means कि वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करती हैं या नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही नेचुरल प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करती है. मींस द टू थिंग्स इज देयर. एक तो हो गया जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है सीधा सीधा, ठीक है, एज वेल एज जो पर्सन नेचुरल गुड्स ही बना रहे हैं, किसके थ्रू? प्रोसेस भी नेचुरल है, जैसे कि एग्रीकल्चर, कॉटन मैन्युफैक्चर हो रही है, एग्रीकल्चर जो है वो नेचर को यूज करता है ना, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फूड ग्रेन्स, नॉन फूड ग्रेन्स, एनी काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल रेयरिंग, फिशिंग हो गया, लंबरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ऑल दीज एक्टिविटीज आर मेनली रिलेटेड टू द नेचर डायरेक्टली. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर. ओके, सेकेंड वन, सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में मेनली क्या होता है? देखो कि वो क्या करते हैं, दे आर लिंक्ड टू द नेचर इनडायरेक्टली. मतलब मे बी या तो वो डायरेक्टली भी लिंक्ड हो जाते हैं कि रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो नेचर का, बट देयर इज अ वन मेन एक्टिविटी विच इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, कि वो क्या करते हैं, विच यूजेस, विच कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स. वो क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. Okay, so all the economic activities which use natural resources to produce finished goods through the process of manufacturing, they just form the secondary sector. जैसे कि एक कारपेंटर है, वो वुडन को यूज कर रहा है टू प्रोड्यूस चेयर. सो दैट इज अ वे to use the raw material which is provided by the nature in order to produce the finished goods. This is known as the industrial sector also, right? The primary sector is also known as agriculture and related activities sector, and secondary sector is also known as industrial sector, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर सारा काम होता है that is done through the industries or the factories. Okay, next one, third one is the tertiary sector. Now think carefully कि जो प्राइमरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर है, इन दोनों को स्मूथ सरवाइव करने के लिए कुछ सर्विसेज की जरूरत होती है, एंड दैट सर्विसेज आर मेनली प्रोवाइडेड बाय द tertiary sector. So all the economic activities which are mainly providing the services which are required by the primary and secondary sector, they are forming the tertiary sector. तो ये बहुत सी पर्सनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं आज के टाइम में, हम कह सकते हैं a lot of kind of services are there, that's why it is also known as service sector. जैसे कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट फैसिलिटीज, बैंकिंग, फाइनेंस फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज. अगर हम पर्सनल सर्विसेज की बात करें तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. इन द टूडेज टाइम पीरियड जैसे जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ गया है, वो आउटसोर्स कर लेते हैं सर्विसेज को, अपनी बेसिक नीड्स को. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. मेनली ये क्या करता है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के सर्वाइवल के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एज वेल एज इट्स आल्सो प्रोवाइड द सर्विसेज रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली. कि पर्सनल से बार्बर है, कोबलर्स है, they are providing you the services. Okay, so this is the tertiary sector. Now the next topic, what is the interdependence
बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर, कि ये जो तीनों सेक्टर हमने क्लासिफाई किए इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेस पे, इन तीनों में क्या इंटरडिपेंडेंस है, व्हाट इज द लिंक बिटवीन हियर, कि कौन सा सेक्टर किसी अनदर सेक्टर से कैसे लिंक्ड है, वो उससे क्या दे रहा है, अनदर वन सेक्टर उसे इन रिटर्न क्या प्रोवाइड कर रहा है, वी विल डिस्कस. There will be 5 points I will tell you related to it. The first one is primary sector. So primary sector, it provides raw material needed for the agro based industry. सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, ऐसे इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, एग्रो बेस्ड मींस एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड इंडस्ट्रीज है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है प्राइमरी सेक्टर ऑन द स्पेसिफाइड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को. सेकेंड वन, प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो सप्लाइड्स फूड, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है किसको, द पीपल हु आर वर्किंग इन सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर. अब देखिए एवरी पर्सन, चाहे वो किसी भी सेक्टर में है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टेरिशरी, दे आर कंज्यूमिंग फूड, राइट, और उनको फूड कहाँ से मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है. ओके, देन नाउ सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, सेकेंडरी सेक्टर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर की जो मशीन्स हैं जो प्राइमरी सेक्टर के लिए जरूरी है, दैट इज मेनली सप्लाइड बाय द सेकेंडरी सेक्टर टू द प्राइमरी सेक्टर. इट डजंट मीन कि ये सिर्फ प्राइमरी सेक्टर को ही सप्लाई करता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड सो मेनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट, कि कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप्स हैं, दीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द सर्विस सेक्टर. सो अल्टीमेटली ये प्राइमरी सेक्टर को भी इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ सर्वाइवल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, और टेरिशरी सेक्टर को भी इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ सर्वाइवल ऑफ टेरिशरी सेक्टर. आफ्टर दैट नाउ क्वेश्चन अराइज कि टेरिशरी सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है. टेरिशरी सेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सर्विसेज टू द स्मूथ सर्वाइवल, to the primary and secondary sector for their smooth survival. कि टेरिशरी सेक्टर क्या क्या प्रोवाइड करता है, इट जस्ट प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज which are mainly required for the two sectors. It means in short every sector is interlinked with each other, कि हर एक सेक्टर क्या करता है, डिमांड क्रिएट करता है for the products of the another two sectors. Okay. Okay, now the next one topic is there, that is the historical change in sectors. कि मैंने आपको टॉपिक समझाया था कि हिस्टोरिकल लेवल पर क्या चेंजेस आए हैं, कौन सा सेक्टर पहले डोमिनेंट रोल प्ले करता था, फिर कौन सा सेक्टर डोमिनेंट रोल प्ले करने लग गया, अब प्रेजेंट सिचुएशन में कौन सा सेक्टर डोमिनेंट रोल प्ले करता है. डोमिनेंट मींस कि जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल प्रोग्रेस में, ओवरऑल ग्रोथ में. तो अर्ली स्टेज में इनिशियली हम कहें एक ऐसी सिचुएशन थी हमारी इकोनॉमी में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्राइमरी सेक्टर वाज प्लेइंग द मेजर रोल, द बेटर रोल इन ऑर्डर टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ. लेटर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर केम इनटू द एग्जिस्टेंस, उसने ज्यादा रोल प्ले करना शुरू कर दिया अप्रोक्स 100 years later. After that, after a long period of time, tertiary sector came into the existence to a great extent. कि टेरिशरी सेक्टर ने क्या किया, मेजर लेवल पे रोल प्ले करना शुरू कर दिया. द डिटेल ऑफ इट कि अर्ली स्टेज में क्या था, प्राइमरी सेक्टर वाज डोमिनेंट, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, लोगों ने कुछ छोटी मोटी और एक्टिविटीज भी करनी शुरू कर दी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, टीचिंग. सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, मोर देन 100 years के बाद कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और सेकेंडरी सेक्टर्स ने क्या किया, मेजर रोल ले लिया. फैक्ट्रीज आई, बहुत से लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ दिया, इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर ली, तो सेकेंडरी सेक्टर जो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया. अब पिछले कुछ सालों से सर्विस सेक्टर बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर. नाउ इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड वी कैन से कि जो मेजर रोल है in order to provide the GDP growth, or we can say the proportionate in GDP growth, that is mainly provided by the service sector और employment generate करने में. Okay. Next one topic, the two different ways, इसी topic में ही आएगा
कि यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किस तरीके से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ कौन सा सेक्टर जो है वो इकोनॉमी में एक डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है. देयर आर द टू वेज विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट दैट which sector is playing the dominating role in an economy. There are the two ways. The first one is contribution to GDP and second one is contribution to employment generation. पहला क्या तरीका है कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन किया गया और सेकंड क्या वे है जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में कंट्रीब्यूट किया गया. इन दोनों तरीकों से हम ये इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं दैट विच सेक्टर इज प्लेइंग द dominating role in the economy. Which one? Two ways: contributing to GDP and contributing to employment generation. अब सबसे पहले यहाँ पर अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें contributing to GDP, तो हमें ये पता होना चाहिए कि GDP क्या होता है, right? The first one is there, that is the GDP, gross domestic product. What do you mean by GDP? Gross domestic product. You just also have to learn the full form of GDP. Generally it happen कि 1 mark में question आ जाता है what is the full form of GDP. GDP is the gross domestic product. So gross domestic product is the money value. Gross domestic product क्या होता है? Monetary value होती है किस चीज की? All the final goods and services produced in a country in a particular year. एक पर्टिकुलर ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय ऑल द थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, उन सब की फाइनल वैल्यू. यहाँ पर एक और टर्म आ गई, फाइनल वैल्यू प्लस में मनी की टर्म में जो वैल्यू है. ऐसा नहीं है कि आप क्वांटिटी को यूज करेंगे, यू जस्ट हैव टू यूज द मोनेटरी वैल्यू. ओके, so GDP is the money value of all final goods and services produced in a country in a particular year. यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि GDP क्या है? Value of goods produced by primary sector plus value of goods produced by secondary sector plus value of goods produced by tertiary sector. Now, what do you mean by the final goods? तो final goods यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, you just have to use the फाइनल गुड्स एंड मोनेटरी वैल्यू. तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जैसे सोचिए, अब सपोज यू आर यूजिंग द शुगर केन, आप शुगर केन को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, दैट विल बी अ फाइनल गुड, राइट? और वही शुगर केन अगर एक बिस्किट कंपनी बिस्किट्स फॉर्मेट करने में कर रही है, या एक बिस्किट एक शुगर कंपनी शुगर बनाने में यूज कर रही है, देन व्हाट इट विल बी? इट विल बी द इंटरमीडिएट गुड्स. सेम ही प्रोडक्ट है, शुगर केन इज देयर, अगर आप उसे डायरेक्टली यूज कर रहे हैं दैट इज ए फाइनल प्रोडक्ट, अगर उसे किसी और चीज को प्रोड्यूस करने में यूज किया जा रहा है दैट इज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, राइट? So final goods are those goods which are directly consumed by the people in order to satisfy their needs and wants. And intermediate goods are the goods which are mainly used by the people as the raw material in order to produce the another goods. हम जीडीपी को काउंट करते समय फाइनल गुड्स की वैल्यूज को क्यों लेते हैं? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूड होती है, राइट? वन ऑफ द एग्जांपल इज देयर, देखो एक कपकेक बनाने वाली शॉप है, उसने 4 चीजें ली, फ्लोर, शुगर, बटर एंड एग्स आर देयर, दैट आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो इसे क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? कपकेक्स में, right? That are intermediate products because these will be used by the producer in order to formate the final products. तो final product क्या बने? कपकेक बन गए. इंटरमीडिएट कौन से हो गए? वो सभी हो गए जो उसने उसको प्रोड्यूस करने में यूज किए हैं. ओके, so these will be known as the final goods and the intermediate goods.
Okay, after that the next one topic is there, that is the हमने अभी तक स्टडी किया कि हम on the basis of GDP as well as on the basis of employment generation we will find out that which sector is contributing to a great extent, कौन सा सेक्टर जो है वो ज्यादा अच्छे लेवल पर रोल प्ले कर रहा है. Now the question arise, we just also have to study it through the graphs, कि प्रॉपर एक डेटा के अकॉर्डिंग भी हम इसे स्टडी करेंगे कि कैसे कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. राइट, हेयर सिंपली फर्स्ट वन हमारा स्टेप था द कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी. ओके, द कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी. तो अब क्वेश्चन अराइज होगा कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को हम कैसे मेजर करेंगे. सो इट कैन बी डन बाय टू वेज, कि एक तो डायरेक्ट वैल्यूज की टर्म में कितना कंट्रीब्यूशन है, कि एक्चुअल में मॉनेटरी वैल्यू हर एक सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सेकेंड वन द परसेंटेज, कि कौन सा सेक्टर कितने परसेंटेज से कंट्रीब्यूट कर रहा है. ओके, सो सिंपली इनिशियली मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगी जिसमें हम लोग मनी वैल्यू से स्टडी करेंगे. द प्रेजेंट वन ग्राफ इज देयर. आप देखिए, सिंपली ऑन द basis I can tell you the two base year are given 1973 and 74, and second one 2013 and 14 here, right? तो आप इन दोनों में देखिए सिंपली द मॉनेटरी वैल्यू एट द टाइम पीरियड ऑफ 1973 टू 74, वहां पर क्या स्टेट था, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था दैट वाज आल्सो सो मच लो. सो इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू इट इज वेरी मच लो, राइट? बट इन 2013-14 पॉपुलेशन बढ़ गई, सेक्टर्स ग्रो कर गए, तो हमारा जो जीडीपी की जो वैल्यू थी दैट वाज आल्सो इंक्रीज्ड, राइट? सो इन द फॉर्म ऑफ द contribution in GDP by all these three sectors in the form of the total monetary value, you can see, देखिए कि यहाँ पर क्या है, आप मॉनेटरी वैल्यू के टर्म में देखेंगे सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था 1973-74 में दैट वाज मेड बाय द प्राइमरी सेक्टर. ओके, देन टेरिशरी का आ रहा है, देन सेकेंडरी का आ रहा है, बट मेजर लेवल का जो प्रोपोर्शनेट था दैट वाज मेड बाय प्राइमरी सेक्टर. But in 2013-14 the major sector is mainly prepared by the formatted by the, or we can say the major role in the terms of the money value is mainly done by the tertiary sector. कि मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है हमारी जीडीपी के अंदर, दैट इज मेनली फॉर्मेटेड बाय द, दैट इज मेनली रोल इज प्लेड बाय द tertiary sector. ओके, सो 1973-74 में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है that has made the highest contribution to GDP, so it was playing the dominant role. In 2013-14 tertiary sector was playing the highest role in the contribution of GDP. तो हमारा tertiary sector जो है वो dominant role play कर रहा है, right? Unlike जो हमारे developed economies है ना, like USA, UK, we can say, जो बिल्कुल डेवलप्ड है उनमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है, सेकेंडरी सेक्टर, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है. बट हमारे इंडिया के अंदर अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि जो डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर प्ले करे. ओके, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्राइमरी सेक्टर वाज प्लेइंग द मेजर रोल, एंड इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड वी कैन से दैट द tertiary sector is playing the major role. Okay, this comparison has been made only on the basis of the actual value. ये जो हमने ग्राफ स्टडी किया that is mainly done on the basis of the actual value of the GDP produced by every sector. Monetary terms में the monetary value of all the final goods and services. Okay, so this was the graph, and now we will discuss the next one graph. We will discuss the next one graph in our next one class. Okay, everyone.